हेलो। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मैं हूं अमित कोहली और ये चैनल का सबसे पहला वीडियो है और ट्रायल भी है सॉर्ट ऑफ। और इस जून पे दो चीजें हो चुकी हैं। एक तो मैं अनएम्प्लॉयड हो चुका हूँ और दूसरी बड़ी चीज जनरल इलेक्शंस। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं कि दोनों पक्ष खुश हैं। हैप्पी 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 सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पर हमारे साथ है रवि भैया। हम उनके साथ डिस्कस थैंक करेंगे यू। आज जनरल इलेक्शंस। तो सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टॉप जी से स्टार्ट करते हैं हम। तो नरेंद्र मोदी मतलब जीत तो चुके हैं जहां से वो लड़ रहे थे, और बहुत कम वोट से बहुत डिफरेंस रहा है, कम वोट्स का ही। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? बात यह है कि एक तो कोई भी नेता जब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत दिनों तक लड़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। अब दूसरी चीजें ये हुई कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो ये भी कहना है कि जब उस कॉरिडोर को बनाने के लिए बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, हम्म। तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो। या फिर प्रधानमंत्री को और भी मतलब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक सांसद को अपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रधानमंत्री रहते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज्यादा फोकस रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी भी नेता के लिए होता होगा। तो शायद इस वजह से कोई नाराजगी रही हो। और ये भी एक 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 फैक्टर है कि दोनों जो विपक्ष है, जितने भी जो दो मेन पार्टियां हैं, एक साथ अगर आ जाती है तो वो किसी भी पार्टी को नुकसान तो पहुंचाता ही। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का अंतर। और यही कारण है। और सेकेंडली पप्पू भी जाते हैं, जिसे हम राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, और इस इलेक्शन पे है ना बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा है उनमें। तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा वो बहुत काम में आई है उनके? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा रही राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इसने एक तो उनकी इस इमेज को, जो परसेप्शन बना हुआ है, जो बीजेपी के आईटी सेल ने उनके बारे में बता दिया। हालांकि हमें वो यहाँ यूज नहीं करना चाहिए था, पर लोग जनरली करते हैं। हम्म। लेकिन उस परसेप्शन को तोड़ा है राहुल गांधी ने। ये जो दो यात्राएं की, जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, जो उन्होंने यात्रा की, और इसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। वो जो जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता ने, पुरानी अपनी फैमिली की वजह से नेतागिरी में आ गए, तो उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया होगा इन इन दो यात्राओं के बीच। उन्होंने भारत के हर कोने को लगभग कवर किया है, तो उनको ये चीजें समझ में आई होगी, लोगों की दिक्कतें समझ में आई होगी, लोगों ने कनेक्ट भी किया होगा इससे। तो उससे एक तो उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा, ऊपर से उनकी उनकी जो लोकप्रियता है उसमें भी इजाफा तो हुआ ही होगा, और उसका रिजल्ट भी दिखता है। थोड़ा पॉजिटिव परसेप्शन बना है राहुल गांधी के बारे में। वरना राहुल गांधी के बारे में लोग, क्योंकि इंडिया इंडिया की पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है। 2014 से हम्म। लेकर 2024 तक राहुल गांधी का परसेप्शन यही बना हुआ है कि लोगों के बीच में पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। हो सकता है उनके अंदर काबिलियत हो, लेकिन लोगों को अब तक ये विश्वास नहीं है कि वो वोट भी दें तो क्या वो केपेबल है कि वो उस चीज को उतने सीरियसली, जो प्रधानमंत्री का पद है उसको ग्रहण करने लायक है भी या नहीं। तो उस परसेप्शन के हिसाब से उनकी छवि तो सुधरी है इस इन दोनों यात्राओं को, और उसी का फायदा भी मिला यूपी में या बाकी। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी। आम आदमी हाँ, पार्टी ने सिर्फ 3 सीट्स जीते हैं पूरे इंडिया में। और दिल्ली में जहां से उन्होंने मतलब स्टार्ट हुई थी वो पार्टी, वहाँ एक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक भी सीट। अब आम आम आदमी पार्टी का तो सीन है ऐसा ही है कि जब से 2014 में, जब उनकी एक पीक पे थे, आम आदमी पार्टी जो पीक पे थी 2015 में, जब उनकी 67 सीटें आई 70 में से, उसके बाद उस चुनाव में भी, 2014 के चुनाव में भी इनकी सीटें नहीं आई एक भी, 7 में से 0 ही जीते। 2019 में भी ये 0 ही जीते, और 2024 में भी यही। तो दिल्ली की जनता का ये क्लियर है फंडा, वो लोग इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि हमें दिल्ली की राज्य सरकार पे केजरीवाल को वोट देना है, और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी। अब उसके बाद वो कैंडिडेट कोई भी हो, वो कैंडिडेट नहीं देखते। वो कोई भी कैंडिडेट होगा, वो वोट दे देंगे, क्योंकि उनको केंद्र में नरेंद्र मोदी चाहिए। और यही रीजन है कि
हारती है, हर बार हारती है। इस बार भी गठबंधन भी हो गया कांग्रेस के साथ, तो भी हार गई आम आदमी पार्टी। जो पिछले तीनों चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की सीटें आई हैं वो केवल पंजाब से ही है, और इस बार भी वही हुआ है, 3 सीटें इनको जो आई हैं वो पंजाब से ही आई हैं, दिल्ली से एक भी सीट नहीं आई। तो और अब तो इन लोगों ने गठबंधन जो किया था, अब इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अब ये गठबंधन तो था भी केवल लोकसभा के इलेक्शन के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर वो साथ में जाते हैं तो उनका ही नुकसान है। और हाँ, इंडिया अब वो अलायंस क्लियर भी साफ। ठीक रही है इस बार। और मतलब उन्होंने बहुत सारे सीट जीते हैं, और ये इसका एक मतलब बहुत ज्यादा पार्ट समाजवादी पार्टी थी यूपी के हाँ इलेक्शंस में। और बहुत सारे सीट्स जीते उन्होंने, मतलब 37 आई गेस, 37। तो और आम आदमी पार्टी तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ अगर हम उन इंडिया अलायंस में से सीट्स को देखें, हाँ। कांग्रेस ने 99 सीट जीते, और बीजेपी ने 240 बीजेपी, 292 एनडीए। एनडीए। हाँ, तो क्या परसेप्शन हो सकता है कि यूपी में अयोध्या में ही बीजेपी हार गई? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें वो सक्सेसफुल कहे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव में जब 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बने तब मुलायम सिंह यादव की वजह से वो मुख्यमंत्री बने, वरना उन्हें कोई नहीं याद। और जब से उनके हाथ में समाजवादी पार्टी की बागडोर आई थी, उन्होंने कोई बहुत मैसिव कुछ गेन नहीं किया। और ये 2024 का इलेक्शन लोकसभा का बिल्कुल इस तरीके का है कि वो समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिल गई। वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, पहली भाजपा, दूसरी कांग्रेस, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी बन के आई है। तो आ, बहुत ही अच्छा नंबर है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अब कुछ 1-2 साल में यूपी में भी चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव। तो उनका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ होगा। रही बात राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या अगर बीजेपी हार गई है, तो उसका उसका कारण ये है कि वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी थे बीजेपी के, ललन लल्लू सिंह थे, शायद लल्लू सिंह के खिलाफ लोगों की अ, मतलब लोकल लीडरशिप के खिलाफ जो नाराजगी थी, उसकी वजह से उनका खास नुकसान हुआ। दूसरा रीजन ये भी है कि जब राम मंदिर बना तो वहाँ के आसपास की कुछ चीजों को तोड़ा गया डेवलपमेंट के लिए, और शायद जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जिस रेट पे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी शायद जब से राम मंदिर नहीं बना था वहाँ पे अयोध्या धाम जो जो अब पूरी तरीके से डेवलप हुआ है, उससे पहले अयोध्या नगर पालिका थी, नगर निगम बना दिया गया। तो नगर निगम के हिसाब से लोगों को वहां पे मुआवजा मिलना चाहिए था अगर उनकी जमीनें ली थी। लेकिन जो मुआवजा दिया गया वो पुराने रेट के हिसाब से दिया गया, तो उस चीज के लिए भी नाराजगी थी। दूसरा, लोकल लीडरशिप के लिए भी नाराजगी थी। और वैसे भी अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो अयोध्या, क्योंकि अयोध्या एक फैजाबाद लोकसभा के अंदर आती है, उसमें एक विधानसभा है, पांच पांच विधानसभाओं से मिलके फैजाबाद बनता है। और फैजाबाद से अयोध्या से, अगर मेन अयोध्या से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4,000 वोट फालतू मिले हैं। बाकी 4 विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ गई है। तो इस वजह से अयोध्या आ रही है, लेकिन अयोध्या विधानसभा से 4,000 वोट इनको फालतू मिले, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंतर क्रिएट कर नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ एक विधानसभा से आप जीत रहे हो, आपको ज्यादा वोट मिले, बाकी आप 4 तो नुकसान तो होगा ही। तो लोकल लीडरशिप एक कारण है। और दूसरा ये भी, यूपी में हारने का जो डिस्कशन किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सेंट्रल लीडरशिप को 35 नाम ऐसे दिए थे जिनका टिकट कटना चाहिए। और केंद्र सरकार जो भी केंद्रीय नेतृत्व था, उसने इस चीज पे गौर नहीं की। और वो टिकट्स ऐसे थे, वो कैंडिडेट इसलिए बदलने चाहिए थे कि या तो वो तीसरी बार लड़ने जा रहे थे, तीसरी बार से ज्यादा बार लड़ने जा रहे थे, तो उस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। तो उस चीज को भारतीय जनता पार्टी शायद भाप नहीं पाई कि लोकल लीडरशिप के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतना ज्यादा उनको नुकसान करेगी। शायद वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे उनको इतना विश्वास था कि कोई भी होगा तो जीत तो जाएगा, और जो उनको नुकसान करेगा। और एक रीजन और है जो आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाँ। अभी बयान दिया कि कुछ अहंकार अहंकार
वाली बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने हाँ। इनडायरेक्टली कहा, फिर उसके बाद एक और उनके लीडर ने वो बात क्लियरली कह दी कि अहंकार में थे इसलिए पूरी सीटें नहीं दी, 240 पे ले आए, लेकिन भक्ति की थी इसलिए नंबर 1 पार्टी बना दी। तो वो आपसी कलह भी दिख रही है। उसका कारण ये था कि पांचवें फेज के बाद शायद जेपी नड्डा ने ये कहा कि आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी तब उसको आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई और सक्षम हो गई है, इसलिए उसको आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है और वो चुनाव जीत सकती। तो शायद उसके बाद आरएसएस जो जमीन पे काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसने काम करना छोड़ा, उसका भी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, यूपी में भी और पूरे देश में। वो अगर ये जब बयान पहले आ जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान। जेपी नड्डा ने जो बयान। जैसे कि इलेक्शन से पहले ये टॉपिक उठ चुका था कि आरएसएस अलग हो जाएगी बीजेपी से अगर इलेक्शन वो जीत जाती है। और हम्म। सीट्स तो कवर नहीं कर पाई बीजेपी, पर हाँ, सरकार तो बना ही लिया उसने। और हम्म। आरएसएस अलग भी हो सकती है अभी। नहीं नहीं, आरएसएस अलग होगी भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन आजादी से पहले का चला हुआ है। हम्म। जब जनता पार्टी बन रही थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद वो उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो आरएसएस का समर्थन मांगा था और आरएसएस ने कहा था कि हम एक राजनीतिक संस्था नहीं है, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, आप आइए। और तब से वो कनेक्शन चलता हुआ आ रहा है। और आरएसएस बहुत डीप लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो तैयार हुआ है, जो 2014 में जाके मैच्योर हुआ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण अगर एक है तो उसमें आरएसएस का जमीन पे उतर के काम करना, उनके स्वयंसेवक का। क्योंकि आरएसएस बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, उनके स्कूलों में जो लीडर्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो हम्म। राइट विंग की बात करें, जो अखंड भारत की बात करें, जो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात करता है। तो आप एक चीज मान के चलिए कि जो बच्चा जो नर्सरी क्लास से सरस्वती विद्या मंदिर या सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ता है और 12-13 साल उस स्कूल में रहता है, तो उसका एक 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 परसेप्शन बन जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और वो अननोइंगली वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीन हो जाता है। तो वो 50 साल में जो वोट बैंक तैयार हुआ है, अब ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40-50 करोड़ लोगों को 1950 से लेकर अब तक जो स्कूल्स आरएसएस ने चलाए हैं, विद्या भारती की तरफ से स्कूल चलते हैं, उसमें पढ़ा चुकी है। तो उनका इन्फ्लुएंस है, मतलब लगभग 40-50 करोड़ लोग, वो वोट बैंक तैयार किया है आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनको पता होता है कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं काम करना है, क्योंकि स्वयंसेवक हर जगह शाखा लगाते हैं, हर जगह उस तरीके का माहौल बना। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक एक वृक्ष की तरह है कि उससे जुड़ी हुई ब्रांचेस है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, एबीवीपी है, बीजेपी है। तो आरएसएस वो पेरेंट है जो इन सबको कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल इनकी इनके बीच में वो जो कलह है, क्योंकि क्या होता है कि केंद्रीय जो बड़ा नेतृत्व होता है वो डायरेक्टली बात नहीं कहता। मोहन भागवत ने डायरेक्टली बात नहीं की थी, उसके बाद कयास लगाए जाते। लेकिन नीचे की जो लीडरशिप होती है, जो नीचे के नेता होते हैं, वो इतनी इतनी जिम्मेदारी दिखाते नहीं है। उन्होंने बात क्लियरली कह दी और वो उछल रही है, उनको विपक्षियों को फायदा मिल रहा है कि वो सवाल उठा सके कि भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस अलग। हालांकि कोई बड़ा नेता ऐसी बात डायरेक्टली नहीं कहता, और ये बात अगर दूसरे नेता ने नहीं कही होती तो क्लियर होता भी, और ये लोग अंदर ही अंदर बैठ के इस चीज को सुलझा लेते। और अभी भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर एक साथ बैठेगा और चीजें सेटल कर लेंगे वो आपस में। अभी क्योंकि वो आरएसएस की नाराजगी है, और शायद जायज भी है कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा राष्ट्रीय मतलब प्रेसिडेंट अगर ये कह रहा है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव के लिए, तो वो उनका कंसर्न तो रहेगा, वो कहेंगे भी, और वो चीजें सुलझा भी ली जाएंगी और चेक भी किया जाएगा कि इतना इसका कारण क्या था कि वो जो हारे हैं वो क्यों हारे। वो लोग साथ में बैठेंगे, अपने बीच में जो विवाद है वो भी सुलझा लेंगे। पर इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से अलग कर दिया जाएगा और वो रिश्ता तोड़ देंगे। वो 50-60 साल का कनेक्शन ऐसे थोड़ी एक जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नीतीश पे। हाँ, नितीश। उनका तो मतलब पूरा मीम कल्चर में इन्फ्लुएंस हो गया, अगर हम जनरल इलेक्शन की बात चले तो।
क्या लगता है अगर वो पलट जाते हैं तो क्या सीन थोड़ा सा चेंज होता? अब पलट जाते हैं हम्म, सरकार के बाद या पहले? अ, पहले या अभी भी, मतलब दोनों पलटते दो। मतलब पहले तो वो पलट चुके थे। हम्म। उनकी उनको ये महत्वाकांक्षा थी, जब इंडिया अलायंस बनाया तो उन्होंने ही सारे देश के नेताओं को कलेक्ट किया था इंडिया हम्म। अलायंस बनाने के लिए। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, और फिर लास्ट में जब उनके नाम का प्रधानमंत्री पद का ऐलान होने वाला था तो उसका विरोध केजरीवाल ने कर दिया, ममता बनर्जी ने कर दिया। तो इस वजह से नीतीश जी नाराज हो गए और फिर उन्होंने दोबारा पलटी मारी और दोबारा एनडीए में आ गया। अगर क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनसे ये कहा था कि आप आइए, आप एक एक गठबंधन बनाइए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और हम आपको उस गठबंधन का चेहरा बनाएंगे, आप कन्वीनर बना के रखेंगे। तो उनको उनको ये था, क्योंकि वो 2014 से चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया तब वो इतने सहज नहीं थे इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको लगता था कि अ, लगभग उतने ही साल का एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री के तौर पर उनका भी है। तो वो नरेंद्र मोदी के सामने वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना तभी से चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने उनके कद के नेता रहे। तो उनको जब ये चीज दिखी कि उनको अब ये मौका मिल रहा है एक एक अलायंस बनाने का, और उनको ये बात पता है, अच्छे से पता है कि उनके नाम का विरोध बहुत जल्दी कोई करेगा नहीं, क्योंकि उनकी छवि बहुत साफ रही है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगता नहीं है वो। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब ये मौका बन सकता है 2024 में कि वो अ, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन फिर ममता जी ने विरोध कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने विरोध कर दिया और उनका नाम उनको साइड लाइन कर दिया। वो इस बात से भी नाराज थे कि गठबंधन का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा जाता है, हिंदी में क्यों नहीं रखा, इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया नहीं रखा जाना चाहिए, कोई हिंदी नाम सोचा। तो फिर जब सारे लोग मिल गए, जब तो उनको उनको साइडलाइन कर दिया गया, और इस चीज को लेकर फिर नाराज होकर दोबारा इंडिया में आ गए। अब अगर वो जाते हैं तो अब उनके जाने का सिनेरियो, अब तो क्योंकि वो सरकार में है, अब भरोसा तो कुछ नहीं है उनका, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो शायद ना जाए, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ेंगे 2025 में, विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि उनकी छवि को इस पलटने से बहुत नुकसान हो गया है। जो 3-4 बार वो पलट चुके हैं लगातार एक पिछले 4-5 सालों, तो उसको और प्रबल हो जाएगी वो छवि उनके विरोध से। वो शायद अब तो मुश्किल है, पर राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कोई कभी भी कहीं से भी पलट सकता है। पलटते तो बहुत सारे लोग, जितना नीतीश जी पलटे उतना बीजेपी भी पलटी, कि हमारे लिए उनके लिए सारे रास्ते बंद हैं, और फिर वो जैसे ही पलट के आए तो एकदम से खिड़की खुल जाती है उनकी, दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियों से घुस जाते, कोई ये भरोसा नहीं है ये वही क्या हो। इलेक्शंस है जो कि मतलब मेरे को 3 साल में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में नहीं सिखाया गया। हाँ, पॉलिटिकल साइंस जो इन 3 सालों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, उसने पढ़ के जितना नहीं जाना होगा उतना नीतीश जी को देख के जान लिया है। नहीं, राहुल गांधी की एक वीडियो है, उसके शॉर्ट है बिल्कुल ही उनके चैनल पे। तो वो उसमें वही कहते हैं कि है ना, जो तुम पढ़ते हो 3 साल में वो कोई कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल ही इंडियन इलेक्शंस अलग है, और मतलब गवर्नमेंट हाँ, अलग है, बिल्कुल ठीक बात। और तो वो तो बहुत पॉलिटिक्स अलग है, प्रैक्टिकल चीज है मतलब ना कि उन्होंने ये बोला था। हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई तो आपको बता देते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरते हो ना, वो हर चीज में, वो तो हर सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि केवल साइंस को छोड़ के ना, कि जो चीज सिखाई जाती है वो प्रैक्टिकली होती है। वो आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं वो ऐसा ही है कि आप जब तक ग्राउंड पे नहीं जाओगे, आपको जो पढ़ाया जाएगा, बहुत आदर्शवादी बातें की जाती हैं कि राजनीति का विचारधारा होती है, एक ऐसे नेता चुना जाता है, कुछ नहीं होता वो। वहां जाके वो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है जब वो प्रैक्टिकलिटी का, आइडियलिज्म खत्म हो जाता है। आइडियलिज्म केवल किताबों में रहता है, सोशल साइंस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, बिल्कुल प्रैक्टिकल। पर्सपेक्टिव की बात है ये तो। हाँ। और फिर एमपी में एक भी सीट ऐसी नहीं थी कि हारे वो, सारी जीत गए। अम, हाँ, एमपी में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत गई है। पिछली बार 28 सीटें जीती थी, एक सीट कमलनाथ के बेटे शायद पिछली बार जीते थे, और इस बार वो बिहार की है। तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के पॉजिटिव में जो बात जाती है,
शिवराज सिंह चौहान का जो गवर्नेंस है वहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने 2000 जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें भी जिस तरीके से प्रचार किया था शिवराज सिंह चौहान ने, जिस तरीके से वो योजनाएं लेकर आते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उनको बहुत प्यार किया जाता है मामा के रूप में। सारी वहाँ की महिलाएं उनको मानती उनको मामा कहते हैं। तो वो उनकी इमेज की वजह से जो इलेक्शन, जो भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन उनके चेहरे पे विधानसभा का ना लड़ा, लेकिन पूरी विधानसभा में जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उसी का रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वहां की विधानसभा चुनाव भी जीतती है। और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जो जीतती है, वो शिवराज सिंह चौहान की मेहनत है कि उन्होंने वहां पे ऐसा एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल बनने नहीं दिया। वरना लोकल लीडरशिप के खिलाफ हमेशा इस बार बहुत ज्यादा है जनता, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो माहौल अ, मध्य प्रदेश में नहीं बनने दिया। उसका सीधा सा कारण है शिवराज सिंह चौहान है। और इसी वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी साइड लाइन में नहीं दी पूरी तरीके से। भले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, लेकिन केंद्र में अब उनको कृषि मंत्री का पद दिया गया। उनको तभी आश्वस्त भी किया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या कद है पॉलिटिक्स। तो उनको इतने बड़े नेता को कोई भी पार्टी ऐसे तो नहीं गंवा देती कि आप अब हटा दिए अब चले गए। तो उसमें मध्य प्रदेश जीतने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो शिवराज सिंह चौहान का है। नरेंद्र मोदी एक फैक्टर होते ही हैं। अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो क्या आपको लगा था कि बीजेपी हार जाएगी अगर इस सिनेरियो में? किसी को नहीं लगा था कि बीजेपी आ जाएगी। हारेगी तो मतलब इतनी सीटें, हारी तो अभी भी नहीं है मतलब, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि उनको बहुमत नहीं आएगा। हम्म। 400 की वो बात कर रहे थे, सबको लग रहा था 400 नहीं आएंगे, मतलब ये भी था कि 400 तो पार नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये लग रहा था कि 2019 से बेटर 10-15 सीटें ये शायद एक्स्ट्रा ही लेकर आए। लेकिन वो बिल्कुल, भारत की जनता है, कभी भी किसको आईना दिखा देती है, ये तो जनता को पता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को भी इंडिया अलायंस वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी सीटें जीतेंगे। उनको भी वो इसलिए खुश हैं, मुझे ये लगता है। अब ये हो सकता है कि लोग एग्री ना करें इस बात से, उनको लगे कि ये कैसी बात है कि आप ये कैसे कह सकते हो कोई नहीं जीते। तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर उनको ये लगता, उनको जरा सी भी भनक होती कि वो जीत सकते हैं, या उनकी 10, 20, 30, 40 सीटें ही शॉर्ट रहने वाली हैं बहुमत बनाने से, तो शायद वो जिस तरीके से उनका आखिरी फेज में स्ट्रेटेजी रही है उसको सुधार लेते। जो 2023 से वो तैयारियां कर रहे थे, जैसी उनकी प्लानिंग थी, अगर वो उनको ये पता होता कि वो जीत जाएंगे, वो जीत के इतने करीब पहुंच सकते हैं, तो और अच्छे से मेहनत करते। लेकिन शायद उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि वो इतनी भी सीटों पर पहुंचेंगे। क्योंकि होता कि 30-40 सीटों का ही अंतर होने वाला है, तो शायद कांग्रेस और लीनियंट होती सीट बंटवारे में। वो जो बंगाल में जो 42 सीटों पे जो चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस भी लड़ी है, टीएमसी भी लड़ी है। जो पंजाब में जो 13 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, जबकि इनका गठबंधन था, इनको एक ही कैंडिडेट को उतारना चाहिए था वहां पे। केरल में ऐसा हुआ। तो ऐसी जो दो तीन राज्यों में जिसमें जो इनके अलायंस वाले हैं वही इनके खिलाफ लड़े, तो शायद कांग्रेस उतनी लीनियंट होती और उसमें जो 10-15 सीटें का गेन और हो सकता था। सब 75 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस अपने एलाइज के विरोध में लड़ी है, 4 राज्यों के अंदर। 75 सीटों में से, अगर इन 75 सीटों में से अगर कोई एक ही कैंडिडेट लड़ता और अगर ये 25-30 सीटें भी निकाल लेते, तो इनकी चांसेस जो अभी 232 सीटें आएंगे, 232 के आसपास है, 260 के आसपास तक पहुंच जाती, तो इनकी सरकार बनाने की चांसेस बढ़ जाते। तो इनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करने वाले हैं, इनकी इतनी सीटें आने वाली है। और भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि इनकी इतनी सीटें कम होगी। तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग चुनाव था, जनता के लिए भी, चुनावी विश्लेषकों के लिए भी, जो एग्जिट पोल करते हैं उनके लिए भी। सबको एकदम चुनाव के नतीजों ने चौंका दिया है, और सारी तरफ खुशियां हैं। जो 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 जनता ये चाहती कि नरेंद्र मोदी हार जाओ, इस बात में खुश है कि उनकी ताकत कम हो गई। जो जो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते थे, कांग्रेस को मजबूत देख लिया है। और कुछ लोग जो बीजेपी को सपोर्ट भी करते थे, जो मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक्सट्रीम लेवल पे थे,
पर ये चाहते थे कि हाँ इनकी ताकत कम होनी चाहिए, तो वो भी खुश है कि हाँ सरकार तो हमारी बनी गई, थोड़ी पावर कम हो गई तो अच्छा ही हुआ। तो ठीक है, सब सुधरा हुआ हो गया, खुशनुमा माहौल है, अच्छा है 5 सालों के लिए। तो हाँ, ये था कुछ डिस्कशन। ऐसी डिस्कशन इस चैनल पे आते रहेंगे। और हाँ, हमने सेफ प्ले किया है हाँ, बिल्कुल ही पूरी तरह आप से। लोगों को हमने कैसा कुछ, लगा ये भी बताइए। हमने तो हाँ, जनरल बातें की है, हो सकता है कुछ नया मिला हो, वैसे तो ये बातें बहुत नॉर्मल थी, हम लोग अभी स्टूडेंट ही और हम हैं वैसे ये। ही लेट है इस हाँ टॉपिक लेट पे। हैं इन चीजों पे बात करने, मैंने हमें ये चैनल कम से कम 15-20 दिन पहले शुरू करना चाहिए था। लेकिन अब जब भी आया है, आपको डिस्कशन कैसा लगा हो, कोई सुझाव हो तो दे दीजिएगा, अगली बार ध्यान रखेंगे कुछ और भी अगर इसके अंदर ऐड करें। बस, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।